यो भिडियोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लायनको दुईटा दाजुभाइको कहानी, जसले अनेकौं सङ्घर्ष गरेर आफ्नो एउटा परिवार स्थापित गर्न सक्छन् र आफ्नो राज्य स्थापित गर्न सक्छन्। आउनुहोस् एकपटक हेरौँ यो भिडियोलाई। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? मन परेमा शेयर पनि गरिदिनु होला। ये कहानी है दो लायन कप्स की, जिनका जन्म एक ताकतवर लायन प्राइड ककोनिका प्राइड में हुआ था। बचपन में तो इनका यानी ताओ और बांदा का जीवन बहुत अच्छा था, क्योंकि इनके पिता के विशालकाय किंगडम में कोई भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं करता था और इनकी माँ इन्हें कभी भी भूखे पेट नहीं सोने देती थी। लेकिन एक दिन इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इन्हें अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों भाई दूसरे लायंस के इलाकों के एज पे रहकर किसी तरह से अपना जीवन गुजारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान इन्हें खाने की कमी और दूसरे ताकतवर लायंस के हमले का सामना करना पड़ता था और इसीलिए यहाँ पे इनके छोटे से छोटे एक्शंस भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकते थे। तो वैसे में देखना तो यही है कि क्या ये दोनों भाई अपने जीवन के इस कठिन समय से निकलकर अपना खुद का लायन किंगडम बना पाएंगे। बफेलो अफ्रीका के सबसे ताकतवर जीवों में से एक। यहाँ का कोनिका प्राइड के पूरे किंगडम में इनके कई हर्ट्स हैं। वैसे तो ये बफेलोस चलते फिरते दीवार होते हैं, लेकिन आगे चलकर ताऊ और बांदा को इस दीवार को तोड़ना सीखना होगा। ये ओकावांगो डेल्टा के सबसे प्राइम लैंड्स में से एक है। हरियाली की चादर ओढ़े हुए इस भूमि को ये बफेलोस कभी नहीं छोड़ते हैं। ककोनिका प्राइड इनके शिकार में माहिर है और इसीलिए ताऊ और बांदा चाहे तो ये अपने परिवार से ये कला सीख सकते हैं। अभी ये 10 महीनों के हैं और इसीलिए ये शिकार में अपनी मदर्स का साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन बस ये ही नहीं है जो अपने परिवार के साथ खड़े हैं, बल्कि ये बफेलोस भी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और देखते ही देखते ये बफेलोस बड़े आक्रामक हो जाते हैं, जिसकी वजह से परिवार को मजबूरन यहाँ से पीछे हटना ही पड़ता है और ये झुंड यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इन सब के जाने के बाद परिवार की नजर एक अकेले बफेलो पे जाती है। अब इसके बाद होना क्या था? प्राइड की बहादुर शेरनियों ने बिना और देरी के बफेलोस पे हमला कर दिया। बहुत जल्दी ताओ भी यहाँ आ गया और ये भी बफेलोस पे झपट पड़ा। पर इन सब के दौरान इसका भाई बांदा तो सिर्फ एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। बहुत जल्दी परिवार मिलकर इस बफेलो का काम तमाम कर देता है और इसके तुरंत बाद ही परिवार को एक और इनाम मिलता है। दरअसल एक इम्पाला यहाँ गलत समय पर आ जाती है और शेरनियाँ तुरंत ही इसे भी दबोचकर मार डालती हैं। ताऊ और बांदा के पास अब पेट भरने के लिए भरपूर खाना है और बांदा तो तुरंत ही इस दावत का लुत्फ भी उठाने लगता है। पर ताऊ यहाँ भी इम्पाला की गर्दन दबोचने की प्रैक्टिस करने लगता है। आगे इसी तरह से ये बफेलोस को भी मार सकता है, पर अभी के लिए ये काम इसने बड़ों पर छोड़ दिया है। प्राइड का पेट भरने का काम मदर्स का होता है और सुरक्षा फादर्स का। ककोनिका प्राइड के ये 2 लायंस इस वक्त अपने एरिया की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ओकावांगो डेल्टा के इस एरिया में इनके जैसे ही 7 और लायन प्राइड्स भी रहते हैं और उन सभी के इलाके किसी अच्छे खासे शहर जितने बड़े बड़े हैं। दोनों ककोनिका मेल अक्सर ही अपने यूरिन से अपने एरिया की मार्किंग करते हैं, जो दूसरे शेरों के लिए इस इलाके में ना आने की वार्निंग है। पर ये हमेशा काम नहीं करता है। जैसे कि आज ही देख लीजिए कि किस तरह से कुछ बंजारे शेर परिवार की टेरिटरी के बिल्कुल बीच में घुस आए हैं। अगर यहाँ का कोनिका मेल्स नहीं होते तो ये ताऊ और बांदा के लिए जानलेवा भी हो सकता था। बहुत जल्दी प्राइड की फीमेल्स इन घुसपैठियों को देख भी लेती हैं, लेकिन ये अब भी प्राइड मेल के रिएक्शन का इंतजार करने लगती हैं और फिर जैसे ही मेल्स की नजर घुसपैठियों पे जाती है, वैसे ही ये उन पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते दोनों भाई मिलकर एक घुसपैठियों को दबोच भी लेते हैं, लेकिन दोनों उस पर दया करके उसे जीवन दान दे देते हैं। इसके बाद ये जोरदार दहाड़ लगाकर आसपास के सभी शेरों को ये संदेश दे देते हैं कि ये किंगडम इनका है और आगे से कोई भी यहाँ आने की गलती ना करे। एक नए दिन की शुरुआत होती है और ताऊ और बांदा एक बार फिर से अपनी मदर्स के साथ शिकार पे निकल जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद इनके रास्ते में एक छोटा सा नहर आता है, जिसे इनकी माँ बिना गीले हुए बड़े ही आसानी से पार कर लेती है। ताऊ भी अपने माँ की तरह इसे आराम से पार कर लेता है, लेकिन बांदा के लिए ये इतना भी आसान नहीं था। वैसे लाख रुकावटों के बाद भी ये सब रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अभी इनका बस एक ही गोल है और वो है बफेलोस का पीछा।
ऐसा करना इनके लिए जरूरी भी है क्योंकि इनके डाइट का 70% बस बफेलो से ही आता है। लेकिन इसी बीच परिवार की नजर कुछ इम्पालास पर जाती है। ताऊ और बांदा ने इम्पालास का शिकार देखा तो है, लेकिन बहुत कम बार, क्योंकि बहुत तेज और फुर्तीले होने की वजह से ये लायन से बड़े ही आसानी से बच निकलते हैं और इसीलिए लायंस के लिए ऐसे छोटे शिकार पर इतना ऊर्जा खर्च करना सही नहीं होता है। इसके साथ ही इम्पालास के साथ कोई ऐसा भी होता है जो इन्हें लायंस के आने की खबर पहले ही दे देता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि बबून्स है। जी हाँ, बबून्स और इम्पालास दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इन सब के बावजूद भी ताऊ किसी तरह से एक इम्पाला के बेहद नजदीक पहुंच जाता है, पर ऐन वक्त पे बबून्स इसे देख लेते हैं और इम्पालास को इससे सतर्क कर देते हैं। और अब जब इम्पालास को शेरों की मौजूदगी की खबर मिल चुकी है तो परिवार के लिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। कई महीने बीत जाते हैं और ताऊ और बांदा 18 महीनों के हो जाते हैं। अब ये रेगुलरली अपनी मदर्स के साथ शिकार पे जाने लगे हैं और इन्हें शिकार की छोटी से छोटी बारीकियों का पता भी चल गया है। फिर बहुत जल्दी परिवार की नजर एक अकेले बफेलो पे जाती है जो बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है। अब परिवार के लिए इससे अच्छा टारगेट और क्या होता, और इसीलिए ये झट से इस बफेलो पे टूट पड़ते हैं। अब ताऊ और बांदा का भी शिकार में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और ये बफेलोस को नीचे गिराने से लेकर उसकी सांसें रोकने तक सब में माहिर होते जा रहे हैं। अभी तो अपनी मदर्स की वजह से ताऊ और बांदा को किसी भी चीज की चिंता नहीं है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ये सब बदलने वाला है। 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन जब परिवार बिखरा हुआ था तभी इनके इलाके में एक घुसपैठिया शेर आ धमकता है। ये वही शेर है जिसे ताऊ और बांदा के फादर्स ने जीवन दान दिया था, लेकिन अब ये उनके एहसान को भूलकर उन्हीं के किंगडम को छीनने आ चुका है। इसके ऊपर से अभी ब्राइड की रक्षा करने के लिए बस एक ही कगोनिका मेल मौजूद है। ये सब जानने के बाद वो घुसपैठिया बिना कुछ सोचे अपने काले मंसूबों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है और ये इतना ताकतवर था कि अकेला कगोनिका मेल पूरी जी जान लगा कर भी इसे रोक नहीं पाता है। इसके वजह से अब ताऊ और बांदा को अपनी जान बचाने के लिए अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ता है। पिछले दिन जो भाई अपने परिवार के साथ हंसी खुशी घूम रहे थे वो आज बिल्कुल अकेले हैं और अब ना तो इनके पास अपने परिवार का साया है और ना ही अपना घर। जिस दुख से अभी ताऊ और बांदा गुजर रहे हैं उससे हर नर शेर को गुजरना ही पड़ता है और अक्सर ही ऐसे सिचुएशन में इनके लिए एक दूसरे का साथ बहुत मायने रखता है। दिन बीतने लगते हैं और दोनों भाई एक लायन के टेरिटरी से दूसरे लायन के टेरिटरी में घूमते रहते हैं। वैसे ये सब इन्हें ऐसे करना था जिसमें कोई इन्हें देख ना सके। फिर एक दिन इन्हें आसमान में कुछ गिद्ध नजर आते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये गिद्ध इन्हें कहाँ ले जा सकते हैं। इन्होंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए ये तेजी से गिद्धों का पीछा करते करते एक बासी शिकार के पास पहुंच जाते हैं। ताऊ जैसे ही अपने सामने खाना देखता है वैसे ही ये उसके तरफ चल देता है, लेकिन बांदा आगे बढ़ने में थोड़ा असहज महसूस करता है क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा शेर कभी भी आ सकता था। लेकिन आखिर में बांदा भी भूख के कारण अपने डर से पार पा ही लेता है। वैसे भी अगर इन्हें आगे जिंदा रहना है तो इन्हें इस तरह के कई और स्कैवेंजिंग भी करने ही होंगे, जिसके लिए इन्हें अभी से तैयार होना पड़ेगा। 6 महीने बीत जाते हैं और अब यहाँ से ताऊ और बांदा के लिए अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि अभी ये जिस जगह पर हैं वहाँ ढेर सारे भैंसे मौजूद हैं जिनमें कई छोटे बच्चे भी हैं जो मौका मिलने पर इनके लिए एक आसान शिकार हो सकता है। ताऊ और बांदा भी एक ऐसे ही मौके की तलाश में एक बफेलो कप का पीछा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी माँ और बाकी के बफेलोस कोई रिस्क ना लेते हुए वापस से जंगल के अंदर जाने लगती है। इसके बावजूद भी ताऊ और बांदा लगातार इनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान ये एक ताकतवर शेर के टेरिटरी के अंदर जाते जा रहे थे और फिर अचानक से इन दोनों को एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। जी हाँ, ये उसी ताकतवर शेर की दहाड़ है। ताऊ और बांदा जैसे बंजारे शेर अगर कभी भी ऐसे सिचुएशन में आए तो उनके लिए 2 चीजें करना बहुत जरूरी होता है। इसमें पहला तो जिस तरफ से दहाड़ आ रही है उस तरफ ना जाना और दूसरा एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। लेकिन ताऊ तो यहाँ पर इन दोनों ही चीजों को नहीं मानता है और ये बांदा के बिना ही उस तरफ बढ़ने लगता है जिस तरफ से उस शेर की आवाज आ रही थी। फिर आगे वही होता है जिसका डर था। वो ताकतवर शेर इसे देख लेता है और तुरंत ही ताऊ की तरफ दौड़ पड़ता है।
वो शेर ताऊ से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसके बावजूद भी ताऊ उससे डरे बिना उस पर जवाबी कार्रवाई करता है। इस सब से ये कुछ देर तक तो अपनी धाक जमाता दिख रहा था, लेकिन आखिर में वो दूसरा शेर इस पर हमला कर देता है और इनके बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में जीत उस ताकतवर शेर की ही होती है और ताऊ किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल पाता है। बाहरी घाव तो कुछ ही दिनों में भर जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो अंदरूनी घाव ताऊ को मिले हैं उसे भरने में कई साल लग जाएंगे। वैसे अगर ताऊ को कुछ भी होता तो वो बांदा के लिए भी जानलेवा था, क्योंकि ये अकेला इस खतरनाक सवाना में सरवाइव नहीं कर सकता है। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ जाता है। 3 साल के ताऊ और बांदा अब पहले से काफी मैच्योर और ताकतवर हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी बच्चों की तरह खेलते रहते हैं। 1 महीने तक लगातार बारिश होती रहती है और पूरा जंगल एक बार फिर से हरा भरा हो जाता है। और फिर जैसे ही मौसम थोड़ा सही होता है, ताऊ और बांदा फिर से अपने मस्ती में लग जाते हैं। देखते ही देखते 1 और साल बीत जाता है और अब ताऊ और बांदा का हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है। इनके छोटे सुनहरे बाल अब घने और काले हो चुके हैं, लेकिन जो चीजें अभी भी नहीं बदली हैं वो है इनकी स्ट्रेटेजी। ये दोनों दूसरे शेरों के टेरिटरीज के एज पे रहकर खाने और दूसरे शेरों दोनों से अलर्ट रहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद दोनों भाई अलग हो जाते हैं, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर पाए। इन दोनों में सबसे ज्यादा लकी बांदा है, जिसे कई बार फ्री का खाना मिल जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही होता है। बांदा को अपने सामने कुछ शेरनियां नजर आती हैं, जो एक शिकार का लुत्फ उठा रही थी। शेरनियां कभी कभी बंजारे शेरों को अपने किल के आसपास सहन कर लेती हैं और बांदा भी इसी का फायदा उठाकर इनके बीच में आ जाता है और फिर मौका मिलते ही ये दहाड़ कर ये शिकार को अपने कंट्रोल में ले लेता है। शेरनियां भी यहाँ से भागती नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि अपना पेट भरने के लिए आया है। दूसरी तरफ ताऊ को भी कुछ नजर आता है, लेकिन ये कोई खाना नहीं बल्कि एक शेरनी है। उस शेरनी को देखते ही ताऊ उसका दीवाना हो जाता है और बिना कुछ सोचे उसके पीछे चल देता है। इस दौरान ताऊ के आसपास से कई जानवर गुजरते हैं, लेकिन ताऊ का ध्यान तो सिर्फ उस शेरनी पे ही टिका होता है। और फिर फाइनली शाम होने के बाद ताऊ उस शेरनी के नजदीक पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी ताऊ को एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। ये बांदा नहीं है, बल्कि ये तो इस इलाके के डोमिनेंट मेल की आवाज है, जिसे ताऊ की सेंट मिल चुकी है। ताऊ अब एक बार फिर से उस दर्द से नहीं गुजरना चाहता है, जिससे ये एक बार अतीत में गुजर चुका है, और इसीलिए ये उस शेरनी को पसंद करने के बावजूद भी उससे दूर चला जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ताऊ अब भी आगे बढ़ता जाता है। इस वक्त ताऊ को ना तो ये पता है कि बांदा कहाँ है और ना ही ये पता है कि ये खुद कहाँ है। अब तो इसे किसी भी हाल में बांदा को ढूंढना ही होगा। ताऊ ने पहले कभी भी इस पेड़ को नहीं देखा था, लेकिन ये इसे मार्क कर देता है, जिससे बांदा को ये पता चल सके कि ये यहीं था। ताऊ की दहाड़ पूरे 5 किलोमीटर दूर तक गूंजती है, तो इसीलिए ये बिना रुके बस अपने भाई को पुकारता रहता है। वैसे ऐसा करना बहुत रिस्की भी है, क्योंकि इस जंगल में इसके भाई बांदा के अलावा और शेर भी रहते हैं, लेकिन अकेला रहना तो उससे भी ज्यादा रिस्की है। काफी समय बीत जाने के बाद भी ताऊ को बांदा की कोई खबर नहीं मिलती है। इसके ऊपर से इतना देर लगातार चलने और दहाड़ने की वजह से ताऊ बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरी तरह से हिम्मत नहीं हारता है और लगातार अपने भाई को आवाज देता रहता है। और फिर आखिर में इसकी मेहनत रंग ला ही देती है और बांदा इसके पास आ जाता है। अपने भाई के वापस लौटने से ताऊ को कितना सुकून मिला है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। फिर देखते ही देखते 1 साल और बीत जाता है। अब ताऊ और बांदा पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं और अब ये अपने प्राइम में है। फिर कुछ देर के बाद ताऊ और बांदा को एक शेरनी की सेंट मिलती है और थोड़ा आगे चलने पर ही ये उसे देख भी लेते हैं। कुछ देर के बाद ताऊ आगे बढ़ता है और उस शेरनी के नजदीक चला जाता है, लेकिन यहाँ पे भी वही होता है जो आज से कुछ साल पहले हुआ था। जी हाँ, इस इलाके का डोमिनेंट मेल ताऊ को चुनौती देने आ जाता है, लेकिन पिछली बार से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है और अभी ना तो ये पहले जैसे अकेला है और ना ही कमजोर। इसीलिए इस बार जब ये दुश्मन शेर को अपने सामने देखता है तो ये बिना कुछ सोचे अपने दुश्मन पे टूट पड़ता है। इस अचानक हुए हमले से इसका दुश्मन इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो दोबारा इसे चुनौती देने की कोशिश भी नहीं करता है। वैसे भी इसके दुश्मन को ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पे ताऊ अकेला नहीं है और अगर इसने लड़ने की कोशिश भी की तो ताऊ और बांदा इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ अब ताऊ और बांदा फाइनली एक किंगडम के राजा बन चुके हैं और अब इनके पास अपना परिवार यानी प्राइड भी है।
अगली सुबह बांदा उस शेरनी के पास पहुंचता है। उसने बांदा को अपना राजा तो मान लिया है, लेकिन वो अब भी इसे अपना साथी नहीं मान रही है। बांदा भी बिना कुछ कहे 2 दिनों तक उसके पास रहकर उसके हाँ का इंतजार करता रहता है, और इतना सब देखने के बाद आखिर में वो इसे अपना साथी मान ही लेती है। ताओ को भी अपनी साथी मिल चुकी है और अब ये दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश हैं। अगले 1 साल के अंदर अंदर ही ताओ और बांदा का परिवार 11 सदस्यों का हो जाता है। अब ये किसी एग्जाइल में नहीं है, बल्कि अब तो ये एक प्राइड के डोमिनेंट मेल हैं। इनके ये नन्हे बच्चे इन्हें उन सब के लिए मोटिवेशन देंगे जो इन्हें आगे चलकर करना होगा। अपने ब्राइड की मदद से ये अपने बच्चों का पेट भी भरेंगे और उन्हें हर खतरे से भी बचाएंगे। और ये सब बस इसीलिए हो पाया है क्योंकि इन भाइयों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक ऐसे ही और लायन माइलो की कहानी देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए।